दोस्तों नमस्कार। राजनीति में ऐसे मौके बहुत कम होते हैं। जिसने दांव फेंका वही उसमें फंस गया। और भारत की राजनीति में बीते 9 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी ने राजनीतिक तौर पर जो भी दांव चले हैं, विपक्ष उसमें फंसता चला गया। लेकिन फिर ऐसा क्यों है कि सत्ता की धड़कनें पहली बार बढ़ी हुई है। पहली बार राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा कर गुजरात मॉडल को लेकर जो प्रयोग मोदी सत्ता ने किया, उसी को चुनौती देने के लिए गुजरात ही जाकर राहुल गांधी ने चुनौती देने की सोची क्यों। और राहुल गांधी अकेले नहीं गए, 3 राज्यों के मुख्यमंत्री साथ गए। प्रियंका गांधी राजनीतिक तौर पर सक्रिय होने की स्थिति में आन पड़ी है। भाई के साथ खड़ी है या कांग्रेस के नेता के साथ खड़ी है बतौर कांग्रेस नेता, यह तो वक्त बतलाएगा। लेकिन राहुल गांधी के सामने 2 रास्ते थे। जो फैसला सूरत की अदालत से हुआ, उस फैसले को चुनौती दिल्ली में दी जा सकती थी। हाई कोर्ट जाया जा सकता था, सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता था। लेकिन रास्ता कांग्रेस ने या कहें राहुल गांधी ने गुजरात का चुना। वह सूरत पहुंच गए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, कार्यकर्ताओं का जमावड़ा महाराष्ट्र से भी पहुंचा और मध्य प्रदेश से भी पहुंचा। यानी राजनीतिक ताकत दिखाने की जरूरत गुजरात में होनी नहीं चाहिए थी। और गुजरात में जो फैसला दिया गया, वो फैसला गुजरात में उलट सकता है, यह भी एक कोरी कल्पना तो नहीं है। तो क्या फैसले को लेकर जिस लोकतंत्र का जिक्र कांग्रेस लगातार कर रही है, राहुल गांधी जिसका जिक्र संसद के भीतर बाहर, लंदन, दिल्ली, तमाम जगहों पर कर रहे हैं, उसके लिए गुजरात मॉडल को ही कटघरे में खड़ा करने के लिए चुना गया है क्या? यह सवाल पहली बार इसलिए बड़ा है क्योंकि सभी को पता है कि गुजरात में सूरत की अदालत से जो फैसला हुआ, वह सूरत की अदालत ही बदल देगी, शायद संभव नहीं है। लेकिन बावजूद इसके 2 अर्जियां दाखिल की गई। पहली अर्जी थी कि हमें जमानत दे दी जाए। दूसरी अर्जी थी जो सजा दी गई है वो सजा ही खत्म कर दी जाए। पहली अर्जी पर फैसला आ गया। उसमें कहा गया आपको 13 तारीख तक जमानत दी जाती है और 13 अप्रैल को सुनवाई होगी। और जब तक सुनवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक यह जमानत जारी रहेगी। दूसरी अर्जी जिसमें कहा गया कि सजा ही गलत दी गई, उस पर कहा गया जरा हमें पूछना होगा याचिकाकर्ता से। और याचिकाकर्ता हैं पूर्णेश मोदी। और बीजेपी देश भर में हंगामा कर चुकी है, संसद के भीतर बाहर लगातार शोर मचा चुकी है कि दरअसल मसला सिर्फ मोदी सरनेम का नहीं, यह तो ओबीसी का मसला है। अब सवाल यह है कि पूर्णेश मोदी ने जो अपने तौर पर याचिका 2019 में दाखिल की थी, उसमें अपने सरनेम का जिक्र किया था, उसमें ओबीसी का जिक्र नहीं किया था। तो राजनीतिक तौर पर बीजेपी ने दायरा बड़ा किया, पूर्णेश मोदी ने नहीं किया। सुनवाई राजनीतिक तौर पर नहीं हुई बल्कि उस याचिका को ध्यान में रखकर हुई जिसमें मोदी सरनेम का जिक्र है। और एक मोदी सरनेम को लिए हुए पूर्णेश आहत हो गए। और इस प्रक्रिया के भीतर चुनाव राजनीतिक तौर पर, मुद्दा के तौर पर इस देश की राजनीति को फैसले के तौर पर प्रभावित कर सकते हैं। यह पहला सवाल इसलिए है क्योंकि चुनाव कर्नाटक में होने हैं। लेकिन जब आप राजनीतिक जमीन गुजरात की चुनते हैं, सूरत की चुनते हैं, तो यह मैसेज सीधे तौर पर मोदी की धरती पर मोदी को चुनौती देने के लिए है। और इस रास्ते को कांग्रेस ने चुना है। याद कीजिए, देश के गृह मंत्री भी एक न्यूज चैनल के इंटरव्यू के दौर में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के सामने और कांग्रेस के तमाम वकीलों के सामने तो रास्ता बहुत साफ है। वो किसी भी बड़ी अदालत में जा सकते हैं, वहां जाकर याचिका दाखिल कर सकते हैं कि इस फैसले को लेकर पलट दें या उनको जमानत मिल जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने तो हाल के दौर में, जो इससे पहले उसका रुख जमानत का नहीं था, पवन खेड़ा के मामले में जमानत देकर वह रास्ता भी खोल दिया है। तो फिर ऊंची अदालत में राहुल गांधी क्यों नहीं गए? और यह जो सिलसिला है, क्या 2024 के मद्देनजर मोदी मॉडल या गुजरात मॉडल के मद्देनजर मोदी को घेरने के लिए और बीजेपी की उस राजनीतिक जमीन पर यह मैसेज देने के लिए है कि जिस लोकतंत्र का जिक्र बार बार विपक्ष कर रहा है और राहुल गांधी कर रहे हैं, दरअसल वह लोकतंत्र गुजरात मॉडल में जाकर फंस चुका है। यह पहला मैसेज है।
दूसरा मैसेज है कि राजनीतिक तौर पर तुरंत जेल देने की स्थिति में अगर अदालत आ भी जाती है तो फिर बड़ी अदालत का रास्ता बचा हुआ है, और बड़ी अदालत तक रास्ता अगर पहुंचता है और वहां से अगर इस पूरे केस में राहुल गांधी को राहत मिलती है, जिसका जिक्र बार बार बीजेपी के नेता भी कर चुके हैं और देश के गृह मंत्री भी इंडिकेट कर चुके हैं कि वो बड़ी अदालत में जाए, देखिए पवन खेड़ा को क्या जमानत नहीं मिल गई और क्या उनको राहत नहीं मिल गई, उनकी गिरफ्तारी पर रोक नहीं लग गई क्या। यह मैसेज है कि देखिए गुजरात के भीतर भी अदालत जब सक्रिय होती है और सामने राजनीतिक तौर पर विपक्ष खड़ा हो तो अदालत के फैसले भी विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर जेल भेजने की स्थिति में लाकर खड़ा कर देते हैं। इससे पहले जितने मामलों को आप देखिएगा उसमें हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया, कभी भी निचली अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया गया और सेशन कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया गया। और यह ऑप्शन या यह विकल्प राहुल गांधी के सामने भी था, और यहीं से वो राजनीतिक लड़ाई की मुनादी हो रही है कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश के भीतर में जो लोकतांत्रिक स्थितियों को अपने हाथ पे नचाना शुरू कर दिया और तमाम संस्थान जिस तरीके से काम कर रहे हैं। और आज ही जब सीबीआई की सभा थी, सीबीआई के तमाम अधिकारी बैठे थे, दिल्ली में सभा सम्मेलन हो रहा था, तो सीबीआई अधिकारियों के सामने प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा? उन्होंने साफ तौर पर सीबीआई के अधिकारियों से कहा कि देखिए आप प्रीमियर जांच एजेंसी हैं और प्रीमियर जांच एजेंसी देश की किसी भी भ्रष्टाचारी के सामने झुकती नहीं है, और आप अच्छा काम कर रहे हैं और आपके सामने बड़े बड़े ताकतवर लोग हैं, आप उनसे लड़िए, सरकार आपके साथ खड़ी है। यह परिस्थिति बतलाती है कि जिस सीबीआई और ईडी को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर यह कहकर है कि सत्ता के इशारे पर वो चलती है, तो ऐसे में सीबीआई के अधिकारियों के सामने सत्ता अगर बैठकर बहुत खुले तौर पर कह रही हो कि आपको झुकना नहीं है और बड़े ताकतवर लोग हैं जिनको आप गिरफ्त में ले रहे हैं, लेकिन उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, यही बात तो ईडी के लेकर भी प्रधानमंत्री ने कही और इन्हीं दो ऑर्गेनाइजेशन को लेकर विपक्ष ने निशाना साधा। अब ध्यान दीजिए कि ईडी को लेकर सुनवाई 2 दिन बाद यानी 5 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में होनी है। 14 राजनीतिक दलों ने हस्ताक्षर किए हैं और इस बात को लेकर कहा है कि ईडी का जो अपना काम है, अगर उसको मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में कार्रवाई करनी है तो फिर अडानी कांड को लेकर उसने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? अगर उसका काम मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला के मद्देनजर इस देश की शेल कंपनियों को पकड़ना है तो फिर जिन शेल कंपनियों का नाम समूची दुनिया में हिडेनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के बाद उजागर हो गया, उसको लेकर कोई कार्रवाई ईडी ने क्यों नहीं की? और जो इकोनॉमिक ऑफेंस को लेकर तमाम पॉलिटिशियन को लेकर जो सक्रियता सीबीआई ने दिखाई है, और सीबीआई एक के बाद एक, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वह झारखंड हो या चाहे वह तेलंगाना हो, इन जगहों पर जिन भी पॉलिटिशियंस पर हाथ डाला सीबीआई ने, उस हाथ डालने के तुरंत बाद ईडी सक्रिय हो गई। लेकिन सीबीआई ने अपने दायरे को बड़ा किया और सीबीआई ने पॉलिटिशियन के साथ, जो कि व्यापारी तबका है, जो बिजनेसमैन है, जो पॉलिटिकल फंडिंग करता है, जिसका कोई भी बड़ा धंधा है लेकिन वह बीजेपी के साथ अगर नहीं खड़ा है और विपक्ष के राजनीतिक दलों की जिनकी सत्ता है राज्यों में, उनके साथ अगर खड़ा है तो उनको भी दायरे में लेना शुरू कर दिया। यह स्थिति अडानी कांड के मद्देनजर अडानी कांड से जुड़े हुए तमाम शेल कंपनियों को दायरे में लेने की आ सकती थी, लेकिन नहीं आई। यह रास्ता कहीं ना कहीं जो भी संस्थान या जो भी पॉलिटिशियंस उनके लिए रेड कारपेट बिछाकर उनके हक में तमाम चीजों को सौंपता है, उसको भी कहीं दायरे में लेने की स्थिति में चंद्रशेखर राव को लेकर जब गलबैयां डालने की कोशिश ईडी और सीबीआई ने की, भूपेश बघेल को लेकर जो छत्तीसगढ़ में किया, ममता बनर्जी को लेकर जो पश्चिम बंगाल में किया, वह अडानी कांड से जुड़े पॉलिटिशियन को लेकर यह दोनों संस्थाएं खामोश क्यों हो गई? अभी तक जो लड़ाई लड़ी जा रही थी वह सिर्फ इस बात को लेकर थी कि देखिए इस देश की जांच एजेंसियों का भी राजनीतिक उपयोग और राजनीतिक प्रयोग मोदी सत्ता करती है।
पहली बार है कि अदालत के दायरे में जाकर राहुल गांधी और कांग्रेस की जो राजनीतिक रणनीति है उसमें यह बताने की सोच आई है कि अगर जिस अदालत के जरिए फैसला आता है और उस फैसले को उसी लेवल पे छोटी अदालत अगर खारिज कर देती है तो यह फैसला क्यों आया। बड़ी अदालत दे तो अलग मसला होता है, लेकिन उसके समानांतर अगर हम खड़े हो गए हैं तो इसका मतलब है कि या तो वो फैसला गलत था या नया फैसला है वो गलत है। तो इसका मतलब है कि जिस अदालत ने फैसला दिया अब वो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाए और जाकर कहे कि इस पर स्टे लगाइए, हमने तो सही फैसला दिया था। सूरत की रणनीति राजनीतिक सूरत को बदलने की स्थिति में क्या 2024 में आ सकती है, यह उस राजनीतिक ताकत का नायाब प्रयोग आज नजर आया जब 3 राज्यों के मुख्यमंत्री 2 राज्यों से कार्यकर्ताओं का हुजूम और गुजरात के भीतर उन कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी धरपकड़, उनको अदालत तक के रास्ते में कहीं दिखाई न देने के लिए जो फोर्स खड़ा कर दी गई। और राहुल गांधी ने भी, ध्यान दीजिए, रास्ता कौन सा चुना। उन्होंने कहा हम बस से जाएंगे, और बस बड़े बड़े शीशों की लगी हुई बस थी, यानी बाहर अगर कार्यकर्ता है तो देख ले गुजरात की जमीन पर, सूरत के भीतर जहां की तमाम विधानसभा की सीटों पर कांग्रेस को जीत हासिल हुई है, वहां की लोकसभा सीट भी बीजेपी के पास है, बीजेपी को जीत हासिल हुई है, कांग्रेस वहां पर हारी है। यह स्थिति पिछले चुनाव में भी थी और इस चुनाव में भी आई, विधानसभा के भीतर भी। उस राजनीतिक जमीन पर जो सूरत सबसे बड़ा गढ़ बीजेपी का है और शायद मोदी मॉडल के लिए वो एक शानदार राजनीतिक स्मारक के तौर पर है, उसको चुनौती देने के लिए राजनीतिक रास्ता कांग्रेस ने चुना है। 3 मैसेज इस देश के भीतर में अब शायद सामने आ गए हैं। पहला मामला है कि अब अडानी कांड को लेकर और उस अडानी कांड के जरिए ईडी और सीबीआई की जांच प्रक्रिया क्यों नहीं सक्रिय हुई है, और इसको लेकर जो जेपीसी की मांग हो रही है वह मांग हर हाल में जायज इसलिए है क्योंकि ऐसे ही मामलों में अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में केतन मेहता जब फंसे थे तो उस समय उनके खिलाफ जेपीसी बैठी थी और वाजपेयी जी ने इनकार नहीं किया था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने खामोशी, बड़ी लंबी खामोशी इस दौर में अपना ली है। तो क्या यह खामोशी इसलिए है क्योंकि पार्लियामेंट के भीतर अडानी और मोदी भाई भाई के नारे लग रहे थे, या विधानसभा दिल्ली के भीतर मोदी ही अडानी है जिसका जिक्र केजरीवाल कर रहे थे, या देश भर के भीतर अब जो पुतले लगाए जा रहे हैं, जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, उसमें राजनीतिक सत्ता और अडानी के गलबैयां डालकर इस देश में राजनीतिक बिजनेस को क्रोनी कैपिटलिज्म से आगे ले जाकर जो खड़ा किया गया, यही वो राजनीतिक ताकत तो नहीं है आर्थिक तौर पर जो बीजेपी को रईस बनाती है। और बीजेपी हर चुनाव में जो सब कुछ परोस देती है उसमें वोटर चकाचौंध में खो जाता है, और अगर हार जाती है तो उसमें ऑपरेशन लोटस चलता है, और ऑपरेशन लोटस की राजनीतिक जमीन वही कर्नाटक रही है जहां पर अब 10 मई को चुनाव होने हैं। यहां पर एक सवाल तकनीकी रूप से आकर उलझ गया है क्योंकि अदालत ने आज कहा आपको जमानत दी जा रही है, और यह जमानत तब तक कंटिन्यू करेगी जब तक पूरी सुनवाई नहीं हो जाती, और इसके ठीक समानांतर जो सजा रद्द करने की स्थिति थी उसकी अपील भी सूरत में ही की गई, और वो एक तारीख निर्धारित की गई टेंटेटिव तौर पर 3 मई को। लेकिन उससे पहले जो याचिकाकर्ता हैं उनसे कहीं संवाद करेगी अदालत और पूछेगी आपकी राय क्या है। 3 मई का मतलब यह है कि 10 मई को वोटिंग होनी है कर्नाटक में, 8 मई तक प्रचार का आखिरी दिन है, और अगर 3 मई को ही फैसला आ जाता है कि सजा कंटिन्यू करेगी, जमानत खत्म हो गई, तो फिर जेल जाना पड़ेगा। और जेल जाने का मतलब यह है कि आप बड़ी अदालत में तुरंत जाएंगे या जेल जाएंगे। सरकार चाहेगी यह मामला जेल तक ना पहुंचे, और जेल तक इसलिए नहीं पहुंचे क्योंकि यह चुनावी तौर पर कांग्रेस को कर्नाटक में लाभ पहुंचा देगा। तो क्या यह सुनवाई की प्रक्रिया 10 मई तक यानी वोटिंग के दिन तक रुकेगी? यह पहला सवाल है। दूसरा सवाल है राजनीतिक तौर पर कि अगर ऊंची अदालत में भी याचिका देनी है ये कहकर कि देखिए सूरत का फैसला गलत है और सजा गलत है और हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना है, तो उसके लिए चंद दिनों के लिए जेल जाने में क्या फर्क पड़ता है? तो क्या जेल का रास्ता राहुल गांधी ने अपनाया हुआ है?
क्या कांग्रेस की रणनीति का यह हिस्सा है और राजनीतिक ताकत अब इसलिए दिखाने की जरूरत पड़ गई है क्योंकि इस देश के भीतर दो ही मुद्दे रेंग रहे हैं। पहला मुद्दा अडानी कांड से जुड़ा है, जिसके कटघरे में दूसरा कोई नहीं, देश के प्रधानमंत्री और उनकी पॉलिसीज को लाकर विपक्ष ने खड़ा कर दिया है। दूसरा मुद्दा राहुल कांड से जाकर जुड़ गया है, जिसके दायरे में नरेंद्र मोदी इसलिए हैं क्योंकि उनके सरनेम भी मोदी है और इसी आसरे जो ओबीसी का पूरा कटघरा बीजेपी ने खड़ा किया है, दूसरी तरफ इस देश के ओबीसी के नेता जो पहचान लिए हुए हैं, चाहे वह बिहार और उत्तर प्रदेश के भीतर देखिए तो उसमें आपको तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव नजर आ सकते हैं। जो मंडल के आंदोलन से निकली हुई राजनीति भारत के भीतर चली, उसमें ओबीसी की राजनीति करने वाले नायकों ने राजसत्ता संभाली, यह भी सच है। और कमंडल के आसरे अपने बूते सत्ता नहीं मिल सकती है, यह 96 में 13 दिन की सरकार अटल बिहारी वाजपेयी के साथ नजर आ गई थी कि अगर आप सिर्फ हिंदुत्व मॉडल लेकर चलते हैं, कमंडल को लेकर चलते हैं, अयोध्या पर राजनीति साधते हैं, तो आपको बहुमत नहीं मिलेगा और आपके साथ इस देश में कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी खड़ी भी नहीं होगी। यह मैसेज आज का नहीं है, 96 का है। इसीलिए उसके बाद गोविंदाचार्य का राजनीतिक प्रयोग जो सोशल इंजीनियरिंग थी, उसमें सफल इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि दिल्ली की सहमति नहीं थी, आरएसएस की सहमति नहीं थी उस बात को लेकर। लेकिन मौजूदा वक्त में चाहे वो ब्राह्मणवाद की सोच हो, मनुवाद की सोच हो, लेकिन उसके समानांतर मोदी की जो पूरी राजनीति ओबीसी को अपने साथ लेने की है, उसमें मोदी शब्द भी जुड़ गया ओबीसी के दायरे में। यह अलग मसला है कि अलग अलग राज्यों में मोदी शब्द ओबीसी के दायरे में नहीं आता है और बहुत सारे मोदी शब्द इस देश के अपने आप को ओबीसी के दायरे में लेते भी नहीं हैं। लेकिन राजनीतिक तौर पर पहली बार अगर अदालत के जरिए यह फैसला निकल कर आए तो राजनीति को क्या यह प्रभावित करेगा और मोदी की राजनीति जो गुजरात के आसरे चलती रही, वह इस रूप में कटघरे में आएगी कि देश भर में मैसेज चला जाएगा, या बीजेपी और आरएसएस के भीतर भी यह मैसेज आ जाएगा कि शायद जिस राजनीति को मोदी और शाह ने अपनाया और राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा किया, वह कहीं फेल तो नहीं हो गया है। और कांग्रेस दूसरी तरफ कोई दूसरे मुद्दे को अब लेकर चलना नहीं चाहती है, वो जान चुकी है। अब आप सिर्फ सीबीआई का नाम लीजिएगा, ईडी का नाम लीजिएगा, इलेक्शन कमीशन का नाम लीजिएगा, सीवीसी का नाम लीजिएगा, बैकडोर एंट्री जो हो रही है ब्यूरोक्रेट्स की उसका नाम लीजिएगा, जो लगातार एक्सटेंशन दिए जाते हैं अपने चहेते और पसंदीदा नौकरशाहों को, उसका नाम लीजिएगा। इससे कुछ नहीं होगा। अगर आप इस देश के भीतर में कॉरपोरेट के हाथों इस देश के पब्लिक सेक्टर को बेचने की परिस्थिति का जिक्र कीजिएगा, उससे भी कुछ नहीं होगा। तो क्यों नहीं अब अडानी कांड और राहुल कांड का सीधा ठीकरा मौजूदा राजनीतिक सत्ता के माथे यह कहकर फोड़ा जाए कि आपने उस लोकतंत्र को और उस लोकतंत्र के जो पिलर्स हैं इस देश के भीतर में, उसको अपने राजनीतिक लाभ के लिए अपने अनुकूल नहीं किया, बल्कि दबाव बनाया कि आप हमारे लिए हमारे साथ खड़े होकर हमारे अनुकूल निर्णय को दें। क्या ध्यान दीजिए तो इन्हीं बातों का जिक्र मल्लिका अर्जुन खड़गे दिल्ली में कर रहे थे आज जब पार्लियामेंट चंद मिनट चल पाई तो, और काले कपड़े पहनकर कांग्रेसी इन्हीं बातों का जिक्र लगातार कर रहे हैं। टेलीविजन की स्क्रीन पर रेंगती बहसों में एक ही जिक्र कांग्रेसी लगातार कर रहे हैं और देश भर में बिखरा हुआ विपक्ष जो है वह एकजुट होकर राहुल गांधी के साथ इसलिए खड़ा है क्योंकि उस दायरे में सब कोई सत्ता के लिए चोर है। चोर शब्द का इस्तेमाल पहली बार देश के प्रधानमंत्री ने समूचे विपक्ष के लिए किया, यह भी अपने आप में गौर करने की बात है। यानी समूचा विपक्ष ही चोर है। दूसरे राउंड में समूचे विपक्ष के भी जो अपराधी तत्व हैं या जो दागी हैं, सीबीआई को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, आपको टकराना होगा। यह एक पॉलिटिकल मैसेज है जिसको आज सीबीआई के समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। और तीसरा सवाल यह है कि ईडी तक पहुंचकर जो विपक्ष अपनी बातों को रखना चाहता था, पार्लियामेंट से निकलकर 2 बार उसने कोशिश की, जब सफलता नहीं मिली तो राष्ट्रपति का दरवाजा खटखटाने की कोशिश की, लेकिन वहां भी विजय चौक से आगे जाने नहीं दिया गया। रास्ता क्या बनता है और लगातार बीजेपी की बेचैनी क्यों बढ़ रही है,
यह सिर्फ इस बात से समझा जा सकता है कि तकनीकी तौर पर इस देश में लोकतंत्र को जीने के आदी जो नागरिक हैं वो अदालतों को अभी भी न्याय की दृष्टि से देखते हैं। और अगर उसी दृष्टि में खोट आ जाए और ये कहने की बात नीचे तक पहुंच जाए कि देखिए अदालत के फैसले भी राजनीतिक तौर पर होने लगे और एक ही अदालत कुछ कहे दूसरी अदालत कुछ कहे और उसमें कहीं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जिक्र नहीं, तो इसका मतलब है कि क्या इस देश में जो जिला स्तर पे अदालतें चलती है राजनीति उसको अपना अगर हथियार और औजार बना लेती है तो क्या ये आने वाले वक्त में लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं है? क्योंकि करोड़ों मामले अगर आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को माइनस भी कर दें तो करोड़ों नहीं बल्कि 3 करोड़ के लगभग निचली अदालतों में मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं। यह दांव, इसकी उम्मीद, इस दांव के आश्रय राजनीति साधने की सोच और राजनीति इस दिशा में बढ़ेगी शायद दिल्ली में बैठी बीजेपी और उसके राजनीतिक गलियारों के भीतर यह बात नहीं नजर आ रही थी। इसीलिए बीजेपी के प्रवक्ताओं ने जो कहा, जिन अदालतों का दरवाजा खटखटाइए, अगर उन बयानों को पढ़ ले, अगर देश के गृह मंत्री के सुझाव को देख ले और लगातार जो प्रवक्ता वकील हैं बीजेपी के उनकी बातों को सुन ले तो किसी ने नहीं सोचा था कि दोबारा गुजरात की जमीन पर जाकर वहां की अदालत का दरवाजा खटखटाकर 2 अर्जियां दी जाएंगी, एक में जमानत मानी जाएगी और दूसरी अर्जी में सजा को रद्द करना और फैसले को ही गलत ठहराने की स्थिति में वो अर्जी आकर खड़ी हो जाएगी। क्या ये राजनीतिक तौर पर बीजेपी नहीं बल्कि मोदी के अपने मॉडल को कटघरा में खड़ा करने की सोच है, या कर्नाटक चुनाव तक की परिस्थिति में कांग्रेस खुद इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहती है? दोनों परिस्थिति में अदालत के सामने यह चुनौती है। इसीलिए अदालत ने आज कहा कि याचिकाकर्ता से पूछना होगा। इसीलिए अदालत की तरफ से आया ठीक है जमानत दी जाती है, क्योंकि पहले दिन जो जमानत दी गई थी, जो तारीख 23 मार्च को जब सजा सुनाई गई थी, तो उसके तुरंत बाद जब जमानत की अर्जी दी गई तो 1 महीने का वक्त यह कहकर दिया गया था आप किसी भी बड़ी अदालत में जा सकते हैं। 24 तारीख को पार्लियामेंट की सदस्यता खत्म हो गई, 25 तारीख को बंगला भी ले लिया गया और जो जानकारी आ रही है उसमें राहुल गांधी ने उस बंगले को खाली करने की परिस्थिति का मन नहीं बनाया है, बल्कि जो उनका सामान है उस बंगले के भीतर में, जो सरकारी बंगले के भीतर कुछ ही सामान है, उनके घर के भीतर एक पलंग है, किनारे में एक सोफा लगा हुआ है और बाकी जो उनका सामान है उसको शिफ्ट कर चुके हैं। वो एक बड़ी लंबी लड़ाई की दिशा में जा रहे हैं और ये मैसेज सरकार के पास नहीं होगा ऐसा भी नहीं है तो राजनीतिक तौर पर और अदालतों मसलों को लेकर सड़क की राजनीति आने वाले वक्त में कौन सा इस देश में गुल खिलाएगी और कर्नाटक चुनाव से होते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव तक मुद्दा अगर मोदी मॉडल, गुजरात मॉडल लोकतंत्र के खत्म करने की परिस्थितियों को बना दिया या नीचे तक वो मैसेज चला गया जो अभी तक शहरी मिजाज में सिर्फ घूमता था, पढ़े लिखों के भीतर रहता था और कहा जाता है विपक्ष तो ऐसे ही कहता है, अगर ये बात निचले स्तर पर चली गई तो फिर 2024 नहीं बल्कि कर्नाटक के चुनाव के दौर में ही आपको बहुत कुछ नजर आ जाएगा। इंतजार इसी बात का कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।